आज की इस प्रेस वार्ता में मैं आपका स्वागत करता हूं। परसों अर्थात बुधवार को शाम को भारत सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े घोषित किए और उसके पश्चात जैसा कि भारत सरकार की मोडस ऑपरेंडी होती है, उनका प्रचार विभाग देश के सामने अद्भुत आंकड़े लेकर प्रस्तुत हो गया। पर आज मैं उन आंकड़ों की और जो भारत सरकार ने आंकड़े दिए हैं उनकी सच्चाई लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। पिछले 3 साल में, और ये सारे आंकड़े भारत सरकार के आंकड़े हैं, पिछले 3 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था 3% से कम, लेस देन 3% से बढ़ी है। अप्रोक्सीमेटली 3% मान ले तो 3% ग्रोथ इन 3 ईयर्स। मतलब 3 साल पहले अगर किसी व्यक्ति की आय 10,000 रुपये थी, तो आज मोदी सरकार के इकोनॉमिक मॉडल में, जहां पर इन्फ्लेशन 7% पर बना हुआ है, वहां पर उसकी आय 10,000 से बढ़कर 10,300 रुपये हुई। ये भारत की विकास दर मोदी सरकार ने दी है, 3% इन 3 ईयर्स। और द मोदी गवर्नमेंट्स डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यूज। और सारे आंकड़े दूंगा। बनाकर अर्थव्यवस्था को लाचार, विपक्षी दलों की सरकारें रीसेट करने में लग गई है। मोदी सरकार रीसेट करनी थी इकोनॉमी को, पर यहां पे रीसेटिंग हो रही है। जो विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां पे रीसेट करने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है। साथियों, मोदी जी को मन की बात करने की जरूरत नहीं है अर्थव्यवस्था पे, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर 80 रुपए के पास रुपया चल रहा है डॉलर के मुकाबले। बेरोजगारी की दर अगस्त 2022 में सीएमआई के अनुसार 8.28% पर बनी हुई है। और इससे बड़ी चौंकाने वाला आंकड़ा है कि शहरों में बेरोजगारी 9.6% पर है। तो एक तरफ रुपया 80 पर, बेरोजगारी अपने 1 साल के, लास्ट 1 ईयर के हाईएस्ट पर, 45 साल के हाईएस्ट पर 1 साल पहले पहुंच गए थे, और लास्ट 1 ईयर के हाईएस्ट में अगस्त 2022 में पहुंच गए। तो अगस्त 2022 में बेरोजगारी की दर 8.28%, जो कि हाईएस्ट है, उस पर बनी हुई है। रिटेल इन्फ्लेशन लगातार, खुदरा महंगाई दर लगातार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रेंज है 6%, उससे ज्यादा बना हुआ है। अगर हम जुलाई 2022 का आंकड़ा देखें तो 6.71% पर रिटेल महंगाई दर है। इन सब के बीच में Q1, मौजूदा वित्तीय वर्ष के Q1 का अगर आंकड़ा आता है और उसको हम 2019-20 से कंपेयर करते हैं, तो जो जीडीपी विकास दर है वो 3% पर है। मतलब 3 साल में 3%। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में ये कहा गया कि मौजूदा जो Q1 है मौजूदा वित्तीय वर्ष का, उसमें अगर हम मोदी जी का ही आंकड़ा ले लें तो उसमें कहा गया था 16% की ग्रोथ होगी, जबकि अगर हम लो बेस पर भी बात कर लें तो वो 13.5% पर है। अगर हम 2019-20 के नंबर से कंपेयर करें तो 3% पर है। अगर लो बेस पर बात करें तो जो रिजर्व बैंक का अनुमान था 16% का, वो घटकर हो गया 13.5%। और इसका नतीजा क्या हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मैं नहीं कह रहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के जो ग्रोथ के पूर्वानुमान थे उनको घटा दिया है। पहले जो 7.5% की लो बेस पर जीडीपी ग्रोथ की बात की जा रही थी, उसको घटा के 6.8% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कर दिया है। अगर हम कांस्टेंट प्राइसेस पर जीडीपी विकास दर देखें तो Q1 2022-23 पर 36.8 लाख करोड़ रुपया था जीडीपी, तो
जीडीपी की साइज, और 2019-20 में 35.85 लाख करोड़ थी। मतलब 3 साल में 3%, मतलब पिछले 3 सालों में सालाना हमारी जीडीपी विकास दर हुई है 1%। मोदी जी का विकास का मॉडल 1% की ग्रोथ, अगर हम इसको सालाना विकास दर में देख लें। और तो और अगर हम एक्टिविटी देखें माइनिंग को, तो माइनिंग में पिछले 3 साल में 14% की गिरावट आई है, 14% डिप। जो माइनिंग का जो साइज थी जीडीपी में, वो 85,423 करोड़ मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले क्वार्टर में है। 19-20 के पहले क्वार्टर में वो 98,887 करोड़ रुपया थी। अगर हम कंस्ट्रक्शन को देखें, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो रोजगार का एक प्रमुख साधन है, जो कंस्ट्रक्शन की साइज मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले क्वार्टर में 2.6 लाख करोड़ रुपए हैं, वो वित्तीय वर्ष 19-20 के पहले क्वार्टर में 2.8 लाख करोड़ थी। मतलब 7% की गिरावट। माइनिंग गिरी 3 साल में 14%, कंस्ट्रक्शन गिरा 3 साल में 7%, रियल जीडीपी 3 साल में बढ़ी 3%, और मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात कर लें तो पिछले 7 साल में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी 7%, अर्थात प्रति वर्ष मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हो रही है 2%। ये मोदी जी के विकास के मॉडल हैं। और इन सब का नतीजा क्या हुआ कि आज बेरोजगारी की दर, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो आज 8.28% पर है। शहरों में बेरोजगारी 9.6% पर है। उसका नतीजा क्या हुआ? इन सब का नतीजा ये हुआ कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो लगातार आरबीआई की अपर लिमिट 6% से ज्यादा बना हुआ है। साथियों, हमारा इस बाबत सरकार से 3 सवाल है और बड़े संक्षिप्त सवाल है। पहला, कि मोदी सरकार का जो अप्रोच टूवर्ड्स इकोनॉमी है, क्या भारत के लोग प्रति वर्ष 1% की ग्रोथ डिजर्व करते हैं? क्या भारत के लोग 3 साल में 3% की जीडीपी ग्रोथ डिजर्व करते हैं? क्या भारत के युवा लगातार बेरोजगारी की दर जो 8% से ज्यादा बनी हुई है वो डिजर्व करते हैं? शहरों में बेरोजगारी की दर 9.6% पे पहुंच गई है, क्या वो डिजर्व करते हैं? और मोदी सरकार इन सब पे आंखें मूंद के क्यों बैठी है? हमारा दूसरा सवाल है कि बेरोजगारी के निदान के लिए कंक्रीट मेजर्स क्या है? निर्मला जी से हम पूछ नहीं सकते, क्योंकि वो कह दें कि मैं तो रोजगार युक्त हूं, इसलिए मैं क्यों बेरोजगारी का जवाब दूं, क्योंकि वो तो रोजगार युक्त हैं। क्योंकि प्याज के दाम बढ़ते हैं, वो कह मैं प्याज नहीं खाती, तो मैं क्यों जवाब दूं? तो अभी उनको आप बेरोजगारी का सवाल पूछो तो बोले मेरे पास तो रोजगार है, मैं तो भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री हूं, मेरे पास तो सब सुख सुविधाएं हैं, तो मैं क्यों बेरोजगारी पे बात करूं? और आपको जान के आश्चर्य होगा, बेरोजगारी में अगर पहले 2 स्टेट हैं, नंबर 1 और नंबर 2, वो है हरियाणा, जो कि देश का एक जमाने में औद्योगिकरण का इंजन हुआ करता था, वो आज लगातार पिछले 3 वर्षों से बेरोजगारी का नंबर 1 बना हुआ है। और दूसरा स्टेट हो गया है बीजेपी कंट्रोल्ड जम्मू एंड कश्मीर। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब सीएमआई के आंकड़े हैं। और अगर आप नीचे से देखोगे कि जहां पे बेरोजगारी सबसे कम है, तो उसमें आप पाओगे छत्तीसगढ़ है। तो दूसरा हमारा स्पेसिफिक सवाल यह है कि बेरोजगारी के ऊपर आपकी क्या रणनीति है, और विशेषकर जो शहरों में बेरोजगारी बढ़ रही है उसका निदान, उसको कंट्रोल करने की क्या रणनीति है? और तीसरा सवाल, साथियों, 2022 के शुरुआत के अगस्त महीना भी खत्म हो गया, अब सिर्फ 4 महीने बचे, 8 महीने हो गए। मोदी जी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा 2022 का था। कम से कम नई डेट तो दे दो सामने आके कि भाई अब ये नई डेट 2022 की जगह क्या है। आपने तो उस वादे का नाम लेने वाला कोई नहीं है। मुझे याद है 2019 में बड़े बड़े पैम्पलेट छपे थे और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे, भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की ओर, जबकि वास्तविकता ये है
3 साल में 3% की ग्रोथ। अगर इस गति से देखें तो 2060 तक भी $5 ट्रिलियन नहीं बन सकती। मोदी जी नई डेट बताओ, नई डेट बताओ, किसानों की आय डबल होने की, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने की नई डेट बताओ। देश के लोगों को पक्का मकान जो आपने वादा किया था 2022 तक मिल जाएगा, वो हर हिंदुस्तानी के पास पक्का मकान होगा, उसकी इन तीनों की नई डेट तो बता दो। तो हमने 3 सवाल पूछे साथियों कि क्या हिंदुस्तान के लोग 3 साल में 3% की ग्रोथ डिजर्व करते हैं? क्या हमारे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था, क्या वो डेमोग्राफिक डिविडेंड को आपने बेरोजगारी से डेमोग्राफिक डिजास्टर में नहीं बदल दिया? हमने पूछा अनएम्प्लॉयमेंट में आपको खत्म करने की आपके पास क्या प्लान है? और मोदी जी से पूछा ये सवाल, निर्मला जी से नहीं पूछा क्योंकि वो तो रोजगार युक्त है कह देगी। और तीसरा कि ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की नई डेट कौन सी है, वो देश के सामने रखें। साथियों, मैं आपके सवाल लेने से पहले संक्षिप्त में अपनी बात अंग्रेजी में रखूंगा और फिर आपके सवालों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। 3% growth in 3 years. This is Modi model. The GDP growth in last 3 years is 3%. एक साल की 3% नहीं, एक साल की तो 1%, 3 सालों की 3%। 3% growth in 3 years. The Modi government destruction of Indian economy continues. ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बनाकर अर्थव्यवस्था को लाचार, विपक्षी दलों की सरकारें रीसेट करने में लगी मोदी सरकार। What was expected from Modi government was the reset of economy, but they are trying to reset the governments of the opposition parties. If there is one thing that you don't need Mann Ki Baat to tell you is the state of Indian economy. We don't require Mann Ki Baat. Every baat is out in public. Indian rupee has fallen to 79.7 rupee a dollar. The unemployment rate in August 22 as per CMIE is a whooping 8.28%, that is highest in last 1 year. Retail inflation continues to be over RBI's tolerance band of 6%. Right now for the month of July 2022 it is 6.71%. Under this economic scenario, last Wednesday, the government had released the GDP data for the first quarter of the current financial year. While the headline management machinery of the government may push specific data points, but the truth lies when we are going to dig deeper. A true understanding of our economic position can only be made once we compare the data with pre-COVID level. Because during COVID, the base had come down. So on a low base, you can generate any number. But when you compare the numbers to the pre-COVID level, that is 2019-20 quarter 1 with the current financial year quarter 1, there are the alarming truths which are coming out. What is that? As per the comparison of GDP estimates, the real GDP in the current financial year first quarter is rupees 36.8 lakh crore, and pre-COVID in year 1920 the first quarter GDP was 35.8 lakh crore. In other words, in 3 years our economy had grown by size at the rate of 3%. So if we annualize the growth percentage, it is 1% a year. If we compare the mining activity in the current financial year quarter 1, the size of mining activities in the GDP is rupees 85,423 crore, whereas in the year 1920 quarter 1 it was 98,887 crore. So mining activity in last 3 years had dipped by 14%. The construction activities got a dip by 7% in last 3 years. Mining is down by 14% in 3 years. Construction is down by 7% in 3 years. GDP is growing by 3% in 3 years. And the manufacturing had grown by only 7% in last 3 years, making an annualized growth of manufacturing at 2%. Mind it,
Manufacturing is the activity which generates jobs. Construction is the activity which generates job. When construction is down by 14% in 3 years, when manufacturing is down by 7%, up by 7% in 3 years, as a result of this, what had happened? The result is that as per CMIE, the current unemployment rate in the economy is 8.28%. And alarming situation is coming from the urban areas where the unemployment rate had increased to 9.6%. These are highly worrying numbers, with prospects not looking very bright due to inaction by the Modi government. Even now, State Bank of India had a downward growth forecast for FY23. State Bank of India gave a growth forecast for the current financial year earlier at 7.5%. They had revised their growth forecast to 6.8%. State Bank कह रहा है पहले हमने सोचा था 7.5% से इकोनॉमी लो बेस पर ग्रो करेगी, अब कह रहे हैं आप ग्रो नहीं कर सकते, अब आप 6.8% पे करोगे। और अभी तो पहले क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, सेकेंड के और थर्ड के आने के बाद स्टेट बैंक के फोरकास्ट मुझे लगता है 5-6% पर आ जाएंगे। These are highly worrying numbers. The Indian economy needs a reset as soon as possible due to changing global dynamics and India's sluggish growth. But the finance minister didn't blink an eye on these worrying data points. वित्त मंत्री को कोई परवाह नहीं. She don't care. She doesn't care. The government efforts are only directed towards resetting of opposition governments instead of chalking out a roadmap for the reset of the economy. That is the reason I started my press conference. बनाकर अर्थव्यवस्था को लाचार, विपक्षी दलों की सरकारें रीसेट करने में लगी मोदी सरकार. You were supposed to reset the economy due to changing global dynamics and the sluggish India's growth story, which you had created because of your wrong decisions. And you are trying to reset the opposition parties, governments in various states of our country. We have 3 specific questions to the Modi government. Point number 1, question number 1. What is the reason for this leisurely approach by the Modi government as far as the economy is concerned? Cluelessness or doesn't fit in their priority? क्या मोदी सरकार कुछ भी समझ में उनको कुछ नहीं आ रहा या उनकी प्रायोरिटी नहीं है इंडियन इकोनॉमी? 3% 3 साल में. We don't deserve this kind of government. We don't deserve a government which gives 1% growth in 1 year. What concrete measures is the government undertaking to generate employment opportunities for our youth when the urban unemployment rate rises to 9.6%? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.6% पर पहुंच गई है, महंगाई चरम पर है, आवश्यक वस्तुओं के ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट लगाए जा रही है. और इसी विषयों पर हमने आगामी 4 तारीख को, आज 2 है, परसों रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली का भी आयोजन किया है. तो पॉइंट नंबर 1, इज दिस ए क्लूलेसनेस और द इकोनॉमी इज नॉट द प्रायोरिटी ऑफ द मोदी गवर्नमेंट? Question number 2, point number 2, why we are at such a severe unemployment level, and that too constantly? Urban unemployment levels are at 9.6%. And last but not least, the third point. Modi Saab, what is the new date for $5 trillion economy? Because you had promised to give our country $5 trillion economy in 2022. But the result is that in last 3 years, the growth is 3%. So what is the new date? At least come out in the public. Do one मन की बात on $5 trillion economy. एक मन की बात तो करिए मोदी जी, और उस मन की बात में नई डेट तो दीजिए. आप तो नाम ही नहीं लेते, ना आप, ना आपका कोई मंत्री, ना आपके कोई प्रवक्ता. प्रवक्ताओं का तो समझ में आता है क्यों नहीं लेते, पर मंत्रियों को तो लेना चाहिए ना. आप तो लीजिए कि इस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की न्यू डेट कब मिलेगी, कब देश के फार्मर्स की इनकम डबल होगी, क्योंकि आपने 2022 का वादा किया था. कब देश के हर व्यक्ति को पक्का मकान मिलेगा,
हर परिवार को पक्का मकान मिलेगा, क्योंकि आपने तो 2022 का वादा किया था. So we want answers to these questions from the Modi government on the current state of affairs of economy, on the constantly rising inflation in the economy, and Congress party is taking these issues on September 4th, because we are organizing one Halla Bol rally against the inflation at Ramlila Maidan in Delhi on September 4th. So we are going to constantly ask these questions. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम आपको सलाह भी देंगे, पर आपकी प्रायोरिटी पे तो लाइए. आपकी तो प्रायोरिटी नहीं है. मुझे लगता है देश के युवा 3 साल में 3% की ग्रोथ डिजर्व नहीं करते हैं. 3 साल में 3% की ग्रोथ मीन्स कि 3 साल पहले अगर मेरी आय सालाना 10 लाख रुपए थी, तो 3 साल में अब मेरी आय 10,30,000 रुपए हो गई, और पिछले 4-5 महीनों से लगातार महंगाई 7% पर बनी हुई है. खाने पीने की चीजों में महंगाई 14-15% तक पहुंच गई, और हमें मिल रहा है सालाना 1% का जीडीपी ग्रोथ. So we don't deserve this kind of economy as well as the government. So friends, I am open for questions if you have any. First of all, on the issue which I had shared with you, and then we can take few other questions also. No questions? So how do you respond to government's assertion after the data came out saying that as compared with other countries, the Indian economy is one of the fastest growing economies? How do you respond to that kind of? With which country we should compare? Does government wants that we should compare ourselves with Somalia? Is the government interested that we should compare ourselves with Pakistan? Is the government interested to compare our economy with Sri Lanka? I am sorry. We are not here to compare our economy with countries like Sri Lanka or Somalia or Afghanistan. If you want a comparison, compare it with the emerging economies. Compare it with the economies like China. Compare it with the other developed economies. We don't want our comparison with the economies which are having a constant downturn. We don't want that thing. तो आप कंपैरिजन ऐसे लोगों से करते हो जिनका इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है. I don't like itself. मुझे इस बात से घृणा है कि कोई मेरे देश की अर्थव्यवस्था का तुलना श्रीलंका से कर रहा है. अरे श्रीलंका की इकोनॉमी तो खत्म हो गई, पर हमारी इकोनॉमी है जो हमने बनाई है, हमारे देश के लोगों ने बनाई है, हमारे युवाओं ने बनाई है, हमारे सर्विस सेक्टर ने बनाई है, हमारे किसानों ने बनाई है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने बनाई है. एंड व्हाट यू आर डिलीवरिंग टू देम? 3% growth in 3 years. In other words, 1% growth per year. Do we deserve that growth? Does our demographic dividend or the young people of our country deserve that growth? That 3% growth in 3 years. So I don't want a comparison with government's favorite countries like Pakistan. सरकार की फेवरेट जो देश है वो पाकिस्तान है, पर अगर मैं अपना कंपैरिजन कराऊंगा तो मैं डेवलप्ड इकोनॉमी से अपना कंपैरिजन कराऊंगा, मैं जर्मनी से अपना कंपैरिजन करूंगा, मैं स्वीडन से करूंगा, मैं फिनलैंड से करूंगा, मैं चाइना से करूंगा, मैं यूनाइटेड स्टेट्स से करूंगा. मैं श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सोमालिया, इन देशों से, इराक, इन देशों से मेरा कंपैरिजन नहीं करूंगा. एंड आई एम आस्किंग ए वेरी कंक्रीट क्वेश्चन that in last 3 years in construction sector there is a dip, and this is government data. There is a dip of 7% in construction activity, and construction is one of the most employment generating sector of the economy. In the mining activity there is a dip of 14%. I'm going to share this table with you. In manufacturing, there is an increase in last 3 years of 7%. Do we deserve a manufacturing growth of 2% a year? क्या हमें वो ग्रोथ चाहिए थी? अरे वो मेक इन इंडिया के शेयर कहाँ चले गए जो मेक इन इंडिया का एक मैस्कट था? आप 2% की ग्रोथ को क्या उस शेयर का अपमान कर रहे हो आप 2% की ग्रोथ करके? You are just insulting the lion. So if you want to compare it with the emerging economies, with the developed economies. Don't compare with the
undeveloped economies. Don't compare it with the gone economies of the world and say we had done this, we had done this. I'm just asking a question on your behalf. कि if I am earning 1 lakh rupees in the year 2019-20, 3% growth means today I am earning 1 lakh 3,000 rupees. Does I deserve this? Mind it, in last 3 years, the petrol prices had increased by 70%, the diesel prices by 40%, the LPG prices had doubled. और आपने मेरे को कितनी ग्रोथ दी? 1% a year. Do I deserve that? Do the middle income group families deserve that? Do the lower income group families deserve that? Farmer is earning 27 rupees a day by doing a farm activities. और आपने कहा हमने उसको 3% ग्रोथ दी. 3% कितना हुआ? 27 रुपए का. 1 रुपया भी पूरा नहीं हुआ. It's not 1 rupee also full. Do the farmers of our country deserve that growth? That is a question which we are asking. और आप बड़ी बड़ी हेडलाइन कर दोगे कि 13.5% ग्रोथ. अरे 13.5% इसलिए क्योंकि आपने पहले बिना सोचे समझे तालाबंदी करके इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया. So you had a contraction in the economy. So because of contraction there is a low base. Now you are generating numbers on low base. That is not fair. If you want to compare the current state and size of the economy, compare it with the pre-COVID level. Compare it with the FY 19-20. So if you compare the quarter 1 of FY 19-20 with a quarter 1 of FY 22-23, there is a growth of 3% or less than 3%. I am generous to give 3%. It is 2.8%. But I'm just rounding up the numbers to 3%. So do the young people of our country deserve 1% growth? क्या हम ये डिजर्व करते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसने क्या कहा? ये जब जो डाटा आया जीडीपी का कि जो 7.5% हमें लगता था इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी, हम रिवाइज कर रहे हैं और इसको अब 6.8% कर रहे हैं. क्वार्टर 1 के रिजल्ट आए, आप 6.8 पे आ गए और वो भी लो बेस पे. क्वार्टर 2 और 3 के आने के बाद आप कहां रहोगे? मैं बेरोजगारी पे जवाब नहीं दूंगी क्योंकि मैं बेरोजगार नहीं हूं. This may be the expected response from the Honorable Finance Minister of our country. But people of our country and especially the youth of our country deserves better answer, deserve better policies, deserves better strategies to tackle all these problems. देखिए, ऐसा है कि चुनावी जीत किसी भी पार्टी को जनता की जेब से पैसे लूटने का लाइसेंस नहीं देती. हमारे संविधान में, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप चुनाव जीत जाओ तो आप बेरोजगारी को लगातार बढ़ाते रहो. ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हरियाणा में आप बेरोजगारी आज 37% पर है, 37%. कैन यू इमेजिन? 37% इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा. और वो जगह थी जो देश का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का हब था. तो क्या चुनावी जीत किसी पार्टी को बेरोजगारी को बढ़ाने का लाइसेंस देती है? महंगाई को बढ़ाने का लाइसेंस देती है? जीडीपी विकास दर को 1% पर ईयर ही रखने का लाइसेंस देती है? हम भी चुनाव जीते थे 2004 से 14 तक. हमने भी देश की सेवा करने का देश के लोगों ने हमको भी मौका दिया था. पर एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट 7% थी, 7%, जो आज एवरेज महंगाई दर हो चुकी है. जिस रेट पर हम ग्रो कर रहे थे उस रेट पर मोदी सरकार महंगाई दे रही है और 1% ग्रोथ दे रही है.
तो चुनावी जीत इज नॉट ए लाइसेंस टू किल द इकोनॉमी. चुनावी जीत इज नॉट ए लाइसेंस टू हैव डिमोनेटाइजेशन, टू स्टार्ट जीएसटी विदाउट एनी प्रॉपर प्रिपरेशन, टू implement तालाबंदी or lockdown without any proper preparation. So from Notbandi to Talabandi, the economy had come down, and I had compared that economy which had come down after Notbandi and flawed implementation of GST, and from that economy also we are growing at 1% per year, 3% in 3 years. Is this the GDP growth we deserve? Anything else? Thank you. Yeah, please. तो सर जो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के पार्टी के अंदर से विवाद खड़े किए जा रहे हैं, उसमें एक ताज़ा नाम जुड़ा है, असम के आपके सांसद हैं, उन्होंने मधुसूदन मिस्त्री को चिट्ठी लिखी है और जो इलेक्टोरल रोल है वो पब्लिक करने की मांग की है. तो पार्टी क्यों नहीं करती सार्वजनिक? देखिए, इस एक के बाद एक जो सुर उठ रहे हैं, क्या ये चिंता की बात है कांग्रेस की? मैं परसों रांची गया था. वहाँ पे भी एक के बाद एक ये सुर उठ रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए. उन सुरों को भी तो कभी कभार सुन लिया कीजिए आप. देश के हर कोने से, हर कार्यकर्ता से अगर आप पूछो, एकांत में या पब्लिक में, चाय पीते हुए या खाना भोजन करते हुए, वो यही कहेगा, उसकी अंतरात्मा यही कहेगी कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए हमारी इच्छा है कि श्री राहुल गांधी जी इस पद को संभालें. तो उन सुरों पे भी ध्यान दीजिए. बाकी जो कांग्रेस का जो इलेक्शन शेड्यूल है, हमने आपके सामने रख दिया है. वो शेड्यूल आपके सामने है, और उस कांग्रेस के संविधान में जो भी व्यवस्थाएं हैं, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, पूरी व्यवस्थाओं के अनुरूप चुनाव कराए जाएंगे नए अध्यक्ष के. पर कार्यकर्ताओं का सिर्फ एक ही सुर है और कोई सुर नहीं है. वो सुर ये है, और मैं भी ये उस सुर में अपना सुर मिला रहा हूं. मिले मेरा सुर मेरे कार्यकर्ताओं के सुर के साथ, और वो सुर ये है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस की बागडोर संभाले. लेकिन गौरव जी, वही बात है कि ये बात आप अपने पार्टी के सीनियर नेताओं को, सांसदों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? और जो लोग नहीं समझ रहे हैं उन पर पार्टी क्या कोई कार्रवाई करेगी? क्या इस पर आप विचार करेंगे? देखिए, मैंने आपको आपको मैंने ये सवाल मेरे से आपने नहीं पूछा था, एक बार किसी मित्र ने पूछा था, और मैंने ये जवाब दिया था कि हमारे यहाँ ये पद्धति नहीं है कि 1.5 जने मिलके पाव आदमी को अपॉइंट करें. हमारे यहाँ ये पद्धति नहीं है कि 1.5 लोग मिलके एक पाव को अपॉइंट कर दे. हमारे यहाँ पूर्ण रूप से आंतरिक लोकतंत्र है. और मैंने पहले भी कहा, आज पुनः दोहराता हूं कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन शेड्यूल आपके सामने है. कांग्रेस का संविधान देश के सामने आज से नहीं, बरसों से है. उस संविधान के अनुरूप, उस जो इलेक्शन शेड्यूल आपको बताया गया, उसके अनुरूप कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा. और आप 2-3 सुर तो सुनते हो, पर 3 करोड़ दूसरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनका सुर सुनते नहीं हो. तो 3 के साथ में उन 30 करोड़ लोगों का भी सुर सुनिए, जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष बन के कांग्रेस की बागडोर संभालें. क्योंकि उनमें ही वह साहस है कि मोदी से पूछ सके कि भारत माँ की भूमि के अंदर चीन अतिक्रमण करके क्यों बैठा है. उनमें ही वह साहस है कि पूछ सके कि इस महंगाई के जो रसोई गैस के सिलेंडर है, उसके दाम पिछले 8 साल में 2.5 गुना क्यों हो गए. उनमें ही वह साहस है कि पूछ सके कि पेट्रोल और डीजल के दाम, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम होने के बावजूद हमारे देश में डीजल के दाम 2014 की तुलना में 75% ज़्यादा और पेट्रोल के दाम 40% ज़्यादा क्यों है.
उनमें ही वह साहस है कि पूछ सके कि ऐसी कौन सी इकोनॉमिक मॉडल है जो ये कहता है कि आटे पर जीएसटी लगाने से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। उनमें ही वह साहस है कि 3700 किलोमीटर पैदल कन्याकुमारी से शुरू करके भारत को जोड़ने की यात्रा निकाल सके। इसलिए हमारे सुर पे भी कभी ध्यान दे दिया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।